नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। द डिबेट शो का ये दूसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूथ कांग्रेस रियासी के प्रधान अजय सलालिया जी, इसके साथ ही मंडल प्रधान रियासी राघव कृष्ण केसर जी। दोनों ही युवा नेता हैं, इन दोनों से बातचीत करते हैं आखिर भाजपा ने अभी तक रियासी जिले में क्या कुछ किया है और अपोजिशन के क्या मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले भविष्य में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं अजय सलालिया जी। अजय जी, हम देखते हैं कि विपक्ष जिस तरह से मुद्दे आपको उठाने चाहिए, कहीं ना कहीं वो विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है और अब बचते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कांग्रेस ज़्यादातर जो है वो सत्ता में रही है और उसे आदत ही नहीं है विपक्ष का काम कैसे करना है, वो कर ही नहीं पा रही है। सबसे पहले अंचित जी आपका शुक्रिया, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया और इस डिबेट का हमें आज पार्ट बनाया। मैं आपको बता दूं कि आपकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे नहीं उतर रही है। कांग्रेस पार्टी जो है, स्पेशली मैं बात करूंगा यूथ कांग्रेस की, जो हमारे जो यूथ कांग्रेस है, इंडियन यूथ कांग्रेस जो है, ये ऑल ओवर इंडिया में हर एक तरह से जो है गवर्नमेंट की जितने भी बैड पॉलिसीज़ हैं, जितने भी गंदी राजनीति वो कर रही है, वो जिन जिन इश्यूज़ के ऊपर लोगों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, चाहे वो महंगाई की चीज़ हो, चाहे वो प्राइवेटेशन हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे बात हो, चाहे लोगों की भलाई के लिए क्यों ना कोई बात हो, तो यूथ कांग्रेस जो है पूरे देश भर में, आप सोशल मीडिया के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि हम देश भर में गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, जिसे आप सबसे बड़ा नेता मानते हैं, राहुल गांधी जी, वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। कभी कभी दिखते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ बयान देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर हमेशा लगता रहा है। एकदम सरासर ये गलत आरोप है, एकदम बेबुनियादी आरोप है। राहुल गांधी जी ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी और लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की सेवा के लिए, जनता जनार्दन के लिए हमेशा जो है सड़कों पे उतरे हैं। जनता के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है, चाहे वो पार्लियामेंट में बात करने की बात हो, चाहे वो सड़कों पे बात करने की बात हो, वो हमेशा जो है लोगों के लिए घर से बाहर निकले। मगर अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो मीडिया का जो आप ग्राफ देखेंगे, आप मैं कहूँगा अगर मीडिया का आपने लेवल देखना है इंडिया का, तो आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि मीडिया का जो, इंडियन मीडिया का जो लेवल है कितना गिर चुका है। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के तौर पे मीडिया पे क्या नेशनल चैनलों पर आप आरोप लगा रहे हैं? मैं नेशनल चैनल्स पे आरोप लगा रहा हूँ कि जिस तरह से वो गोदी मीडिया, अगर कुछ करेंगे नहीं तो वो दिखाएगा क्या? बीजेपी पार्टी करती है तो उसे दिखाया जाता है ना, आपकी एक्टिविटीज ही नहीं दिखती, आप अपोजिशन की भूमिका, यही आरोप आप पे लग रहा है। मैं आऊँगा आपके पास। अच्छे दिन का वादा हुआ था, कहाँ है वो अच्छे दिन? अंशी जी धन्यवाद, आपने आज हम लोगों को समय दिया है। देखिए 2014 के बाद जो नारा दिया गया था अच्छे दिन, तो मुझे लगता है कि आप भी मेरे 2021 हो गया। हाँ, मैं इसीलिए मैं वही बताने लगूँ, आप भी शायद मेरे हम उम्र ही हैं। 2014 में हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तो जब आप यहाँ से ध्यान देंगे 2011-12 में जम्मू जाने के लिए जो दिक्कत होती थी, सुबह की गाड़ी में बैठ करके 3 घंटे में जम्मू पहुंचा जाता था। टोल टैक्स वो भी गिनाइए, टोल टैक्स कितना लगता है वो भी इसमें, उसी में आऊँगा मैं। तो उसमें आज जो किस तरीके की परिस्थितियां हैं, वो रोड कनेक्टिविटी कैसी है, तो वो अच्छे दिन में उसको गिनना चाहिए। तो टोल टैक्स किस में गिनना चाहिए? दूसरा अंशित जी, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरा, अगर हम बात करें 2014 से पहले अगर बात करेंगे तो रियासी ज़िला के अंदर 3 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे। उसके बाद 2014 के बाद से 3 डिग्री कॉलेज और जो है रियासी को मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें अभी पौनी और कटरा में क्लासेस शुरू भी हो गई हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। आप रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, आप कॉलेज की बात करेंगे, आप स्कूल्स की बात करें अगर, तो रियासी के अंदर 2014 के बाद रियासी सिर्फ विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो 7 हायर सेकेंडरी स्कूल्स प्रमोट हुए हैं, जिसमें अगार जीतो, लेतर, बगदार, लड्डा, आप उस ऊपर के भमाक के एरिया में जाएंगे तो वहाँ स्कूल्स को दिए 2014 के बाद के आंकड़े मैं बता रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो रियासी के अंदर ही नर्सिंग कॉलेज, जिसकी इनॉग्रेशन बाली भगत जी ने की थी, हॉस्पिटल के जस्ट साथ जो है वो नर्सिंग कॉलेज भी खुला हुआ है। ये शिक्षा के क्षेत्र में है। तो अगर मैं गिनाना चाहूँगा आपको तो हर एक क्षेत्र में बात पर जवाब लेंगे। अजय सलालिया जी, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा काम हुए हैं, कॉलेज खुले हैं, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, स्कूल खुले हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा अब जम्मू जाना हो कम समय लगता है, तो अच्छे दिन आ गए इनके हिसाब से? मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ,
ये सरासर जो झूठे जो आप डाटा दिखा रहे हैं 2014 के बाद के, ये सरासर बेबुनियादी हैं। ये जो रोड्स बनी हैं ये बनी हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट के तहत। ये जो सिस्टम जो बनाया गया ये जो है कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट ने सारा बनाया गया है। टोल भी कांग्रेस पार्टी ने ही, ये सिस्टम जो निजाम खड़ा किया है टोल वाला, ये भी आप ही ने किया है। मैं इसका जवाब देना क्रेडिट लेंगे तो फिर ये भी मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा कि टोल टैक्स का जो इशू है पिछले 6-7 साल से आप कंटिन्यूसली 2014 से लेके आज दिन तक देखिए कि भाजपा से हम कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इनके विधायक से, इनके लीडर से हम कितनी बार मिल चुके हैं, मगर इन्होंने हर बार जो है टाल मटोल करके इसको अवॉइड किया। मैं बताना चाहूँगा कुछ पार्ट के लिए ये पास बना देते हैं, कुछ पार्ट को ये अवॉइड करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और ये टोल टैक्स जो है इतने आप कंपैरिजन करें, दूसरे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ भी हैं, वहाँ पे भी टोल टैक्स जो हैं बनाए गए हैं, मगर इतने जिस तरह से इस टोल टैक्स के ऊपर जो रेट बढ़ाए गए हैं, इस तरह से कहीं भी जो है टोल टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनके लीडर्स की मिली भक्ति है इस टोल प्लाजा के अंदर, तभी ये कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। मिली भक्ति का आरोप आप पर साफ तौर पे लग रहा है। आखिर क्यों 7 सालों से अगर जनता आवाज़ उठा रही है, जनता एक मांग को लगातार रख रही है, तो क्यों आखिर आपकी पार्टी के नेता इस मसले को हल नहीं करवा पा रहे? आप इस मसले को क्यों नहीं उठा पा रहे? हमने देखा था जब पार्टी में नहीं थे तब उठा रहे थे, पार्टी के आने के बाद भी दबे शब्दों में आप उठाते थे, लेकिन हल नहीं मसले का हुआ और अब आप भी चुप बैठे। देखिए, 2 बातें इसमें आई हैं। एक तो ये है कि इसका हल क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये मिलीभगत है। मैं आपको याद करा दूं कि अभी डीडीसी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें कांग्रेस के भी सदस्य हैं और एक कांग्रेस के समर्थन से एनसी के भी सदस्य हैं। उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर मांग लगातार यही कर रहे हैं ना कि हल हो, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मिली भगत वाली बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और जैसे आपको पता भी है कि ये टोल किसके समय में लगा था, क्या उसकी सारी योजनाएं थी। हम भी चाहते हैं, अभी जो है हमारे डीडीसी के चेयरमैन सराफ सिंह नाग जी ने भी ये कहा है कि ये तुरंत जो है 2 विषय उन्होंने उसमें बारीदार का और जो अपना टोल का मुद्दा उसमें रखा है, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। और चुनाव में भी हमने ये कहा था कि डीडीसी काउंसिल बनने के करने में इतना वक्त लग गया। अब 7 साल होने को हैं जनाब, जनता इंतज़ार कर रही है, जनता काफ़ी बार ये मुद्दा उठा चुकी है। 7 सालों के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि बात करेंगे। देखिए, यही मैं यही बात कर रहा हूँ कि 7 सालों में आपने देखा लगातार प्रयास किया गया है। देश भर की ये समस्या है। जो एक पूरा गैजेट ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे वो राजपत्र में किस तरीके के नियम बने हैं, उनको चेंज करने में पूरे देश भर में ये सारे चेंज करने पड़ेंगे। उसमें टोल प्लाजास के जो लोकेशंस को चेंज करने की बात है। कहिए ना कि नहीं हो पाएगा, मजबूर हैं आप, नहीं कर पाएंगे। ये लोकतंत्र में किसी भी चीज़ को ये नहीं कहा जा सकता लटकाते रहेंगे। नहीं अंचित जी, आप देखिए, ये लटकाने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से इसका समाधान होगा, हमारे सारे वरिष्ठ नेता आप देख रहे हैं वो लगातार इस विषय में लगे हुए हैं। लेकिन ये जिसकी देन है उससे भी पूछना चाहिए कि क्या सोच करके ये सारा एग्रीमेंट जो है उस समय पर ये किया गया था। लेकिन हम लोग ये जो एग्रीमेंट है क्या सोच कर किया था? आपने कहा कि ये जो रोड्स हैं वो आपकी सरकार की देन है, तो ये टोल है ये किसकी सरकार की देन है? ये भी अगर आप कड़वा जो है वो थू कर रहे हैं, मीठा मीठा गुड़क कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मैं साफ शब्दों में राघव जी की बात को अपोज करूंगा। ये कहना कि इनको टाइम लगेगा रूल्स को बदलते हुए, इनको वक्त लगेगा किसी चीज़ को चेंज करते हुए, ये टोटली बेबुनियादी बातें हैं। अगर 370 को एक दिन में ये काट तोड़ सकते हैं, ये रातों रात रेवेन्यू लॉस को रातों रात चेंज कर सकते हैं। आप रात को सोए होते हो और सुबह जो है कानून की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हम एक इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से रूल्स ऑर्डिनेंस कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और रातों रात धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये टोल प्लाजा क्या चीज़ है साहब? इस टोल प्लाजा के लिए मैं कहता हूँ अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर कर दे तो वो भी ये करवा सकते हैं, मगर नहीं, ये चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि ये जान चुके हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाना इन्हें आता है, जनता को लड़वाना इन्हें आता है। अगर ये डिबेट करवाएंगे तो ऐसे इश्यूज़ पे करवाएंगे कि डेवलपमेंट की कोई बात ना करे। ये डिबेट करवाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान की बात शुरू कर देंगे, मगर जब टोल प्लाजा की हम बात करेंगे उस पर ये जवाब नहीं देंगे। ऐसा क्यों? 370 की आपने बात की, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? 370 अगर सत्ता में आएगी तो फिर से 370 बहाल की जाएगी या फिर यही स्टैंड रहेगा जो अब हट गई है तो हट गई है? कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से यही स्टैंड है कि हम स्टेटहुड की डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी एक लेजिस्लेटिव 370 पर मैं साफ बता रहा हूँ, हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं।
हम 370 की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी का क्लियर शब्दों में स्टैंड है। हमने अच्छा फैसला है, 370 हट गई, अब आप वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, सत्ता में आए तो आपका ये क्लियर कट ये स्टैंड है कि नहीं? साफ शब्दों में ये कह रहा हूँ कि हमें स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड क्यों चाहिए? आज दिन तक भी हमारे कुछ साथियों को पता ही नहीं है कि स्टेट क्या है और यूटी क्या है, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रहा है। 370 का सवाल है मेरा, 370 पर आपका साफ तौर पे क्लियर कट स्टैंड क्या है वो आप नहीं कह रहे। हमारा क्लियर है कि हमें स्टेटहुड से मतलब है, हमें स्टेट चाहिए, हमें 370 गई, खुश हैं आप? हमने पहले कहा अगर ये जनता को देखो, फैसला जनता का होता है। अब हम ये बताते हैं कि जनता ने वोट दिए बीजेपी को, उन्होंने अपने मैंडेट में कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, आपने सालों साल राज किया है, कई दशकों तक राज किया है, 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, साफ तौर पे ये बताइए। हमने आज दिन तक जो आप 370 देखिए, हमने 370 को जो है बड़े तरीके से, हम देखो डिप्लोमेसी जो है किस तरह से हमने साथ में लेके चले, सभी को, जम्मू को भी साथ में लेके चले, 370 पर सवाल है, कश्मीर को भी साथ में 370 पर आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह से हमने आज, आप बताइए कि 370 में मैं सवाल पूछता हूँ, इनसे पूछिए कि 370 में ऐसा कौन सा प्रोविजन था जो कि आपके वादा आ रहा था कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, आप जहां के जो है फैसलों में प्रॉब्लम आ रही थी। जी, मैं समझ गया आपकी बात। सेम है। 370 आपने रातों रात हटा दिया, लेकिन टोल प्लाजा का जो मुद्दा है, बन टोल प्लाजा का मुद्दा है, 7 साल हो गए, जनता मांग कर रही है, लगातार सड़कों पर भी उतरी, आप भी इसकी मांग करते थे, अब पार्टी में आगे, अब आप भी चुप हो गए। मेरी बात सुनिए, मैं 2 विषय बहुत गंभीर इन्होंने बोले हैं, ये लॉ के मेरे ख्याल से अधिवक्ता हैं, लेकिन मुझे इस बात पे शक है क्योंकि आप ही के कार्यक्रम में इन्होंने बहुत गंभीरता से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून की धज्जियां उड़ाई, इनको ये प्रूव करना चाहिए, इनके इतने बड़े बड़े नेता हैं जो ये प्रूव करें कि कानून कोर्ट में है। मेरी बात सुनिए आप, कानून की धज्जियां किस प्रकार से उड़ गई। दूसरा, कल इनके एक नेता कहते हैं कि अगर 370 हट गया तो हमें उससे कोई समस्या नहीं है, आज ये उस पर बात करने से डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक और बात कही कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जो है डेवलपमेंट में बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ना आप डेवलपमेंट में बात करो, मैंने शुरू यहीं से किया था कि 2014 से पहले पूरे जिले के अंदर 3 डिग्री कॉलेज थे। एक सवाल सुनिए ना, अगर 370 हटानी हो तो आप रातों रात हटा देंगे, उनका सवाल ये था। और बन टोल प्लाजा का मुद्दा है, आप कह रहे हैं अभी बात कर रहे हैं, 370 हट गई, लेकिन बन टोल प्लाजा का मुद्दा है। 370 एक प्रदेश का मुद्दा था, जबकि टोल के अंदर जो गैजेट में पूरे नियमों का बदलाव करना है वो पूरे एक देश का मुद्दा है। वो हर एक प्रदेश के, हर एक जिले के, हर एक गांव के, हर एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उसके इलाके में आता है। इसलिए उसमें केंद्र किस प्रकार से बात कर रहा है, हमारे वरिष्ठ नेता आपको लगातार ये बोलते आए हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो कांग्रेस हम लोगों को बताए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद आज तक एक भी नर्सिंग का कॉलेज यहाँ पर नहीं था। मैं दूसरी एक बात करता हूँ कि मैंने कई बार देखा है, ये मेरे बड़े भाई मेरे पड़ोसी ही हैं, युवाओं की अगर हम बात करें, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है वो सैंक्शन हुआ, और आज वहाँ पर अगर आप जाकर के देखें तो बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। तो अगर हम बात लेकिन करें, अभी उसका भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैं पूरा मौका आपको दूंगा कि आपकी सरकार के दौरान पिछले 7 सालों के दौरान क्या क्या कार्य हुए, पूरा समय आपको दिया जाएगा, और आपको भी ये समय दिया जाएगा कि 2014 से पहले जब भी आपकी सरकारें रही उस दौरान क्या क्या कार्य आपने किए। इन्होंने आपकी वकालत पर ही सवाल उठा दिया है, इन्होंने कहा कि, और 370 पर इन्होंने कहा कि वो प्रदेश का मसला था और ये केंद्र से जुड़ा मसला है, एक कानून है देश में, उसमें बदलाव करना पड़ता है, इसलिए ये मसला हल नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि जो ये 370 की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रावधान था, जिसके ये हमको ये जम्मू कश्मीर का कोई अलग प्रोविज़न नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही एक पार्ट था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर टेम्परेरी, आप उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो टेम्परेरी था या परमानेंट था, और उसको ख़त्म करने का प्रोसीजर क्या था। अभी हम इस मैटर पे जो है डिटेल में बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मैटर है कोर्ट में सब्सिडाइज, इसमें डिटेल में हम बात नहीं कर सकते। मगर जहाँ तक इन्होंने ये भी नहीं बता रहे कि 370 पर कांग्रेस पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है हमारा, हम साफ बता रहे हैं जी आपको, पहले दिन से हमारा पार्टी का क्लियर स्टैंड था कि हम 370 की कोई डिमांड नहीं करेगी, आप उसको वापस करें। हम क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर को चाहिए क्या, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड चाहिए, हमें अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज चाहिए, ताकि हम अपने लिए भी सोच सकें, हमारे लिए फाइनेंसेस आ सके, हम अपने बजट बना सकें, एक प्रोग्राम पॉलिसीज बना सकें हम अपने लिए।
ये बात है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से ये इतने बड़े जो प्रोविज़न था उसको इन्होंने रातों रात हटा दिया। तो टोल प्लाजा के लिए क्या परेशानी है इनको, अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाए मेरे ख्याल से। स्टेटहुड चाहिए, लोग भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है। आखिर इतनी देर तक यूटी बनाकर आपने ऐसी कौन सी डेवलपमेंट कर दी, और स्टेटहुड की मांग है, आखिर क्यों स्टेटहुड वापस नहीं दे रहे? ये प्रदेश और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का विषय है, वो किस प्रकार से इसको देखते हैं। क्या लेकिन आप ये तो आप मानते हैं ना कि लोकतंत्र में जनता जो है सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र में, और जनता द्वारा जो प्रतिनिधि दे जाते हैं वो संसद में जाकर, वो विधानसभा में जाकर कानून बनाते हैं। और लेकिन आप चुनाव ही नहीं करवा रहे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा आप वापस नहीं दे पा चुनाव की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ मेरे मित्र खड़े हैं, बड़े भाई खड़े हैं। 72nd और 73rd अमेंडमेंट जो है वो आज तक क्यों लागू नहीं करा पाए जम्मू कश्मीर में? क्यों एक पंचायत को जो है ये सशक्त नहीं कर सके? क्यों इन्होंने हमेशा वो जो पावर है वो सेंट्रलाइज करके रखी? वो पावर जो है इन्होंने वो एमएलएस के पास रखी, वो पावर नीचे ग्राउंड लेवल पर, जो इस बार 72वां और 73वां संशोधन जो लागू हुआ उसके बाद आपने देखा है किस प्रकार से एक पंचायत सशक्त हुई है, किस प्रकार से एक बीडीसी का चेयरमैन सशक्त हुआ है, और डीडीसी के चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। लोकतंत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो असली लोकतंत्र तो ये है। और थोड़े दिनों में, जैसे पहले भी अमित शाह जी ने कहा था, जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी उसके बाद जम्मू कश्मीर को उसका प्रदेश का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि इनको स्टेटहुड चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का भी ये क्लियर स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हैं, ये लोकतंत्र इन्होंने 70 साल तक क्यों लोगों से छीन के रखा? ये चुनाव जो है डीडीसी के, बीडीसी के और ये बाकी चुनाव ये क्यों नहीं करा पाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न इनके ऊपर आता है। 7 दशकों से आप बीडीसी और डीडीसी के चुनाव नहीं करवा पाए, और आप लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। लोग 370 हटाने को लेकर आप लोकतंत्र पर प्रहार कहते हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जिस तरह से पंचायती राज को सशक्त करने का मुद्दा था वो आप नहीं करवा पाए। और आरोप आप पे ये भी लगता है कि जो विधायक थे वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ और कुछ प्रतिनिधि आए जो उद्घाटन करे, सब अधिकार उनको हो, सभी उद्घाटन भी वो करे। ये आरोप भाजपा द्वारा आप पर लगाया जाता है। ये सरासर गलत आरोप है। नहीं, ये तो सच्चाई है ना कि 70 सालों से नहीं करवा पाए। आप राज्य में भी रहे, आप जवाब लीजिए, आप केंद्र में भी रहे जी, आप नहीं करवा पाए। मैं इसका जवाब देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं इसका, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं इसका जवाब बहुत बड़ा है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे मित्र भी सुन लीजिए, और जितनी जनता सुनना चाहती है, जो आज जो है इस भ्रम में जो है कि हमने 70 साल का जो रट बना के रखा हुआ है, ये 70 साल का जो एक प्रोपेगेंडा बना के रखा हुआ है, और 70 साल का जो एक माइंड सेटअप कर दिया जनता का, ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। 70 साल की वो बात कर रहे हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। कहीं ना कहीं मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं छोटा सा सिपाही हूं अपनी कांग्रेस पार्टी का, मगर कहीं ना कहीं जब मैंने 2014 में मोदी जी को सुनता था ना मैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था नहीं यार, ये व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं इस देश की दिशा को बदल सकता है, इसके अंदर वो सोच है। मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो सिर्फ जुमले ही थे, वो सिर्फ बातें ही थी, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई मुझे नजर नहीं आई। नहीं, मैं बात तो डीडीसी और बीडीसी की कर रहा हूँ, पंचायती राज की कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि किस तरह से इस जुमलेबाज पार्टी जो है इस युवा को, खासकर बुजुर्गों की बात नहीं करूंगा, स्पेशली हमारी नौजवान पीढ़ी का जो माइंड सेटअप है इतना खराब कर दिया। उन्हें ये लगने लगा कि हमने जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से कुछ भी नहीं किया। नहीं, मेरा सवाल बीडीसी और डीडीसी इसका, क्योंकि बीडीसी और इसका जवाब जो है, मैंने कहा था इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा और मेरे साथी को भी सुनना पड़ेगा। जब भाजपा जो है अपनी भाजपा बनाने के लिए लगी थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी मुल्क बनाने के लिए लगी थी। आज आप देखिए कि भाजपा के पूरे देश में जो है हर जगह जो है इनके ऑफिस देखिए, करोड़ों में जमीनें और करोड़ों में इनके ऑफिस हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए पूरे देश में कहीं ऑफिस है? इसका ये साफ साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी, मेरा सवाल, बीडीसी और डीडीसी चुनाव आप अभी तक नहीं करवा पाए 2014 तक, इस पर मैं जवाब लेना। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने दिन रात एक करके हिंदुस्तान को बनाया,
ये अलग अलग स्टेट्स थी, इनको एक साथ मिलाया, इनकी डेवलपमेंट की। हम उस वक्त हमारे हाथ में सत्ता आई, लेकिन चुनाव नहीं करवाए, डीडीसी बीडीसी के चुनाव नहीं। ये एक बहुत बड़ा देश था, एक बड़ा बहुत बड़ा डीडीसी देश है। बीडीसी का चुनाव नहीं। जी मैं एक बात पे इन्होंने कहा है कि जब भाजपा बना रही थी, कांग्रेस मुल्क बना रही थी, और ये 70 साल की बात वो लोग करते हैं जो पैदा नहीं हुए थे। तो मैं मानता हूँ कि मेरा 30 साल की मेरी आयु है। 30 साल में राजनीति को जितना मैं समझ पाया हूँ, तो कांग्रेस ने कैसा मुल्क बनाया है तो सुनिए। कांग्रेस ने महाराजा हरि सिंह का यहाँ से निष्कासन करने पर मजबूर कर दिया, ऐसा जम्मू कश्मीर इन लोगों ने बनाया। जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है 70 साल से करते आए हैं, वैसा ये भारत जो है मुल्क जो इन्होंने बनाया। भेदभाव का आरोप आपकी सरकार में भी लगा है, नौकरियों में ऐसी खबरें सामने आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे तब से। अगर आपने 70 साल में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, अगर कोई उपलब्धि थी, तो आप गिनाइए लोगों को, आप बताइए कि हमने ग्रास रूट लेवल पर जाकर के ना सभी राज्यों को मिलाया, उन्होंने एक देश बनाया, उन्होंने देश का विकास भी किया जो जितना कर सकते थे उन्होंने। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही है कि सभी राज्यों को बनाकर एक भारत मुल्क बनाया। सुनिए अंशी जी, भावनाओं से सब लोग पहले से ही भारत के साथ मिलना चाहते थे। उसमें अगर सबसे बड़ा कोई रोल है तो सरदार पटेल का है, उनकी हम लोग इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने सरदार पटेल को, जो प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 70 साल, अगर आपने 70 साल देश का नुकसान किया है तो उसको सुनना आपको पड़ेगा। अगर आपने 70 साल देश पर राज करने के बाद आप जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अगर मुल्क को बनाया है तो वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद ने फिर भारत के लिए कुछ नहीं किया। एक दो कांग्रेस के नेताओं के भी नाम ले लेते, एक दो कांग्रेस के नेता। मैं आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जब यही कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल होते हैं तब वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं, तब वो सही हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो कांग्रेस में होते हैं तब तक वो खराब होते हैं। देखो, किसी को अगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज अच्छी लगेंगी, अगर वो एक राजनीतिक दल में आना चाहेगा तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आपको ये लगता है तो आप दिन रात जिस कांग्रेस पर आप आरोप लगाते हैं, जिसे कहते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, उन्हीं के बड़े छोटे नेता जो भी आएगा आप उसका स्वागत कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राघव की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। वो एक विचार है। अगर उस विचार को किसी को, अगर वो विचार अच्छा लगता है तो वो आने लायक है, वो स्वागत योग्य है, वो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं, किसी को हम आने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी, किसी भी राजनीतिक दल का अगर कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी भी इन्होंने वो जवाब जो है वो क्यों जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के आर्टिकल 73 संशोधन जो है 73rd अमेंडमेंट को, 72nd अमेंडमेंट को लागू क्यों नहीं करा पाए, वो जवाब मुझे नहीं मिला। और वो जवाब है भी नहीं। वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के वो डीडीसी के चुनाव में भी रिजल्ट आया, वो सबने देखा है। जो 70 साल या 6-7 दशक में जितनी भी देर आपकी सरकार रही, इस दौरान आपने जो विकास किया वो बताइए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर विकास आपने किया है तो वो आप बताइए। देखिए, जब हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जब हमने ये सत्ता संभाली, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं था करने के लिए। हमारे पास एक स्टील इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास कैपिटल नहीं था अपना देश को बनाने के लिए। उस वक्त हमने जो एक सोशलिस्टिक सेटअप था हमारे पास। देखो, ये समझने की बातें हैं, ये हवा में बातें नहीं हैं। एक सोशलिस्टिक सेटअप था हमारे पास। उसके बाद हमने जो है पब्लिक सेक्टर जो है ये यूनिट तैयार किए। पब्लिक सेक्टर यूनिट को मौका दिए कि वो आगे आएँ और इस तरीके से हम काम करें, और आस्ता आस्ता देखते देखते एक तरक्की हुई हमारे मुल्क के। आज ये बात करते हैं उल्टी सीधी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज ये कहेंगे कि इस ग्राउंड पे हमने ये बना दिया, वो बना दिया। ये मैं बताऊँगा कि ये ग्राउंड किसने बनाया। ये बात करते हैं हमने फलाना दे दिया, फलाना दे दिया। ये डिस्ट्रिक्ट किसने दी, डिस्ट्रिक्ट किसने दी। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये मिनी सचिवालय बना है, तमाम दफ्तर है। सुनिए, जिसने डिस्ट्रिक्ट छीनी थी उनके साथ मिल करके इन्होंने चुनाव लड़ा है। 57 साल तक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इस रियासी से छीना गया है। उनके साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा है। और ये बात कर रहे हैं कि अगर ये आपका कहने का मतलब है कि ये देश आप लोगों की कांग्रेस की जागीर है, किस तरीके की बात कर रहे हो आप?
ये देश उन क्रांतिकारियों का है जिनके खून के कारण इस देश को आज़ादी मिली है। ये देश कांग्रेसियों का नहीं है, ये उनकी जागीर नहीं है। ये कि आप ये गिनाओगे कि ये जो ये अगर जिस तरह से आपने अपने काम आप गिनाते हैं, अभी शुरू में ही आपने अपने काम गिनाए, उसी तरह से जब आपने ही सवाल उठाया कि 70 जो जितनी भी देर कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने क्या कार्य किए, तो उन्होंने कार्य कुछ अपने और कही है अभी कि जब हम आज़ाद हुए तो हम भूखे नंगे थे क्या? 45 करोड़ रुपया पाकिस्तान को ऐसे ही दे दिया? ये किस प्रकार की बात थी कि जब हम आज़ाद हुए हमारे पास कुछ नहीं था? ये मतलब देश का अपमान आप कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में जवाब दीजिए आप। हाँ, क्या था हमारे पास? बिल्कुल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। स्टील की बात इन्होंने कही। स्टील में अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई दुनिया में था तो भारत था। ये शायद गूगल कर लेंगे। एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे। एक एग्जांपल नहीं हुई है, मैंने बहुत बड़ी बात की कि स्टील में दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात भारत करता था। इसको चेक कर लें। दूसरी बात ये कह रहे हैं जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये 1885 में वो A.O. ह्यूम ने बनाई हुई कांग्रेस है कि वो अंग्रेजों के और भारत के अंदर तालमेल किस प्रकार से बने, किस प्रकार से लोग जो हैं अंग्रेजों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें, उनके साथ मिलकर के चलें। इस निमित्त कांग्रेस का जो है उद्घाटन हुआ था। जैसे बड़े जो नेता रहे हैं, मैं आपसे जो जननायक रहे हैं, वो भी कांग्रेस में। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि विषय इंट्रोडक्शन और भूमिका का नहीं है। विषय ये है कि मौजूदा समय में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो क्या काम किए हैं वो गिनाइए, मैं बताऊंगा आपको। अब किस जो है जिले की बात करेंगे, जिले में क्या क्या कार्य हुए हैं आपकी सरकार के दौरान? मैं आज की बात ही करता हूँ जी। ये कहते हैं कि हिस्ट्री की, अब पहले इन्होंने खुद हिस्ट्री छेड़ी, फिर अब ये कहते हैं कि हिस्ट्री की बात हम नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में बड़ा कुछ आ जाएगा। फिर अब हिस्ट्री में ये उस इंडिपेंडेंस की पहले की भी बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उस टॉपिक पे छेड़ेंगे तो ये इन्होंने जो हिस्ट्री पढ़ाई है जो लोगों को, तो शायद उसी की बात करेंगे। जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए उस टॉपिक को हिस्ट्री से छेड़छाड़ का आरोप हम यही कह रहे हैं कि हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम आज की बात करते हैं जी। इन्होंने आज की बात की, हम लेटेस्ट बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कैसा कौन सा कानून बनाया इनके 6-7 सालों में? ये मुझे एक कानून बना के मुझे दिखाएं यहाँ पे जो इनकी सरकार ने बनाया, भाजपा सरकार ने बनाया, जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। एक कोई कानून बताइए। 73वीं अमेंडमेंट लागू करना इससे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार। नया कानून क्या? बात सुनिए, बात सुनिए। 2.5 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को मिला था जिसमें कुछ कॉमन एजेंडा लेकर के पीडीपी के साथ सरकार बनाई गई थी। जब वो लगा ये वही पीडीपी है। 2008 में बम बम बोले अभियान चला था और आपने इसका विरोध किया था। ये वही। देखिए, जब ये लगा कि हमारे विचारों के साथ किसी प्रकार का भी अब हस्तक्षेप किया जा रहा है तो हमने उसी समय सरकार गिरा दी थी। हमने उसी समय सरकार से हाथ पीछे खींच लिया था। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कानून की, 2.5 साल की सरकार यहाँ पर रही, उसके बाद अगर आप देखें तो कितना लोकतंत्र मजबूत करने की आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं कोई अच्छी बात लोगों की है, अगर उनके लिए अच्छी कोई बात है तो आप उसको इग्नोर करेंगे कि कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों का हित जिसके अंदर है। मैंने एजुकेशन सेक्टर से बात स्टार्ट की थी, उसका जवाब अभी तक आप देखें कि शुरू से लेकर के अभी तक नहीं मिला है। उसका एक सवाल मैं उसी से जुड़ा हुआ उठाता हूँ कि 7 घंटे के बिजली कट आप कर रहे हैं। हर किसी के घर पे इन्वर्टर नहीं होता, हर किसी के घर पे एसी नहीं होता। बच्चे कैसे पढ़ेंगे इस गर्मी में? 7 घंटे के बिजली कट, और वादा ये हुआ था कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। एक इंटरव्यू में आप ही की पार्टी के जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रियासी के और राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी और बाकायदा एक खबर भी मैंने ये पढ़ी थी। लेकिन 24 घंटे बिजली मिलेगी और 7 घंटे के बिजली कट मिल रहे हैं। हाँ जी, अगर मुझे 2 से 2.5 मिनट का समय देंगे तो मैं पूरा ये क्लियर कर दूंगा इस मुद्दे को। रियासी ज़िले के अंदर 50 MVA का ग्रिड स्टेशन पिछले 2 दशकों से लगातार डेड पड़ा हुआ था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, आपने जो वादा 24 घंटे जो बात की थी उसका वो क्यों नहीं? इसलिए कहा था 2-2.5 मिनट का मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा। इनकी सरकारें भी रही, इनके यहाँ से विधायक मंत्री भी रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी काम वो नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब MOS अजय नंदा जी MOS प्लानिंग थे, उस समय पर 15 करोड़ का प्लान बना करके डॉक्टर निर्मल सिंह जी के द्वारा यहाँ आकर के इसका शिलान्यास किया गया और थोड़े ही समय में आपने देखा कि लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। और इतना जो लोड पूरे रियासी ज़िले का है वो अब लोड उठाने के लायक एक ग्रिड स्टेशन हमारे पास है और आप देखेंगे कि जल्द ही LG साहब ने इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और ये सारी समस्या बिजली की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो
बिजली इनका कहना है कि जो ग्रिड बंद था वो नहीं, आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, फंक्शनल नहीं जो कर पाए। मेरा पहला सवाल था कि इन्होंने कौन सा एक वेलफेयर लेजिस्लेशन या कोई कानून लोगों के लिए बनाया, उसका जवाब नहीं दे पाए और इनको उसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि 2.5 साल का समय नहीं मिला। अगर इन्हें 2.5 साल का समय केवल मिला है अगर, तो किस तरह से ये कानून चेंज करे जा रहे हैं, किस तरह से अपने जो मन मर्जी हैं वो करे जा रहे हैं। ये यूटी है, ये सेंटर से सारी सिस्टम चल रहा है, सेंटर से क्यों नहीं ये लोगों के लिए कोई कानून बनाते? एक भी कोई कानून जो है इस तरीके से ये नहीं बनाए पे। आगे मैं ये बात करना चाहूँगा माइनिंग की, किस तरह से माइनिंग के माफिया जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो फैल रहा है, उसके लिए इन्होंने क्या किया। इनका खुद का जो एक भाजपा का जो एक इनका जो लीडर है इनका, काफ़ी रंधावा जी शायद, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट दिए और खुद बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए किस तरह से ये धांधली जो है माइनिंग के एरिया में जो की जा रही है, ये जो है इतना बड़ा जो माफिया जो चल रहा है, ये जम्मू कश्मीर की जनता को एक लूटने का काम किया जा रहा है। ये हमारे मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर को इन्होंने शराब का अड्डा बना दिया। मंदिरों के बाहर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यहीं पर आप देखिए कबीर मंदिर के सामने जो है एक वाइन शॉप जो खोली जा रही है, तो उसको रुकवाया गया। और जम्मू में आप जगह जगह देखिए कि जगह जगह जो है ये वाइन शॉपें जो खोली जा रही हैं, ये किस तरह से जम्मू कश्मीर का नक्शा को बदल दिया, लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है भाजपा पार्टी। 2-3 सवाल इन्होंने उठाए हैं और महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो मंदिरों के शहर को आरोप ये है कि शराब की दुकानों का शहर कर रहे हैं आप। इसके साथ ही माइनिंग को लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, हम भी लगातार उठा रहे थे। इसके साथ ही पुराना एक सवाल जिसका जवाब शायद आप नहीं दे पाए कि कौन सा ऐसा कानून बनाया लोगों के वेलफेयर के लिए। देखिए अंशी जी बात कर रहे हैं लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स में गिनाना शुरू करता हूँ और आप उसको सुनेंगे। किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपया, 6 हज़ार रुपया साल का उनको मिल रहा है। ये शायद जम्मू कश्मीर की बात है। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? ये नहीं मिल रहा है। ये आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नहीं मिल रहा है। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा क्या जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है क्या? हुआ है। यूटी जो एक छात्राओं के लिए मैरिज के दौरान जो एक स्कीम है, अगर आप उसमें मैरिज असिस्टेंस स्कीम, यूटी मैरिज असिस्टेंस स्कीम, शादी के समय में हर एक लड़की को जिसका जो है बीपीएल है और जिसका प्लानिंग में नाम आया है, 40 हज़ार रुपया उसको मिलेगा। क्या ये जम्मू कश्मीर के लिए जो बच्चों के लिए, बहनों के लिए स्कीम नहीं है क्या? अभी पिछले दिनों कोविड के दौरान ये जो प्रशासन ने 12वीं तक के बच्चे का अगर घर में किसी की कोविड के कारण मृत्यु हो जाती है कमाने वाले के, उसको 20 हज़ार रुपया सालाना, और 12वीं से ऊपर पढ़ने वाले के लिए 40 हज़ार रुपया सालाना। क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर आप अगर बात करेंगे 2014 में जो स्कॉलरशिप होती थी, जो एक तरह की पेंशन जिसको हम कहते हैं, जो ओल्ड एज पेंशन है, उसके बाद आपकी हैंडीकैप्ड वाले की पेंशन है, और ये जो पेंशन थी 200 रुपया हुआ करती थी, आज ये पेंशन 1000 रुपया है। तो क्या ये लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्या इन स्कीम्स का जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। कैसे हम ये कह देंगे कि लोगों को के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं? स्कीमें इन्होंने गिनाई है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। मैं 2-3 स्कीम्स को छोड़ के बाकी जितनी भी स्कीम्स उन्होंने बताई हैं, ये सब की सब पहले की चल रही हैं। ये पहले के पहले कानून बने हुए हैं। जो आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की है, ये बोर्ड जो है एक कानून के तहत पहले ही कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। और ये कौन सी कोई एक स्कीम गिना दें आप? सर मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। जो आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो बात की गई है, ये पहले से ही कानून बना हुआ, पहले से ही ये जो है लोगों को जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। पेंशन भी पहले मिलती थी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा किया, बढ़ाया है उसे। ये हम उस चीज़ का मुबारकबाद देते हैं। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो अच्छे को अच्छा बोलती है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अब इन्होंने मेडिकल उसमें बात की कि इंश्योरेंस की, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। ये ज़रूरत है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? एजुकेशन सेक्टर पे इम्प्रूवमेंट करने की। हमें ज़रूरत किसकी है? हेल्थ सेक्टर में अपना डेवलपमेंट करने की। उस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जो कि आज की तारीख में आज हमने महसूस किया। आज हमारा हेल्थ सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से जनता जो है मर गई, ये हमने देखा। इसलिए आज की डेट में हमें ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को किस तरीके से इम्प्रूव करें। अजय जी, अब स्थानीय मुद्दों पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, और सबसे पहले एक दो सवाल है आपसे। एक तो आपके जो पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे असेंबली, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। पार्षद थे अमित शर्मा जी, वो पार्टी को छोड़ के चले गए। आखिर लगातार जो नेता है, चाहे वो यूथ नेता हों या दूसरे कुछ नेता, और भी उस दिन बहुत लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, PRIs की भी ज्वाइनिंग हुई थी, आखिर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? और इसके अलावा भी
कुछ सवालात आपसे करूंगा कि रियासी में अगर डीडीसी इलेक्शन के कैंडिडेट की बात करें तो आपको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, क्या आपने एनसी का साथ देना बेहतर समझा? क्या आपको इस बात का डर था कि यहाँ पर रियासी में आपकी जमानत जब्त हो सकती है? मैं अब आप कहाँ से शुरू करूँ? पहली चीज़ से मैं बात शुरू करता हूँ आपकी, कि आपने कहा कि कुछ हमारे जो साथी हैं हमें छोड़ के जो है दूसरी पार्टी में चले गए, आगे पीछे सवाल तो ये उठेगा ना कि क्यों जा रहे हैं आखिर कांग्रेस? मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा, ये उनकी अपनी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, अपनी मन है कि जो जहाँ पे जाना चाहे वो वहाँ पे जा सकता है। ये आज़ाद हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, जिसको जो पसंद आता है वो जा सकता है। और रहा सवाल ये आने जाने का, ये जो आज भाजपा जो बनी है, अगर अदरवाइज आप देखें तो शायद वो कांग्रेस पार्टी ही आप गिनेंगे उसको, कि जितने भी भाजपा बनी है और कांग्रेसियों की है। तो इसलिए ये हालात बदलते रहते हैं, लोगों का बैंड ऑफ मैन चेंज हो जाता है, ये वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। उसके बाद आपने दूसरा सवाल किया कि इलेक्शन का जो है एक माहौल होता है, हम एक समाज में रहते हैं, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किस तरह से आज का सिनेरियो बना हुआ है, किस तरीके से हमें साथ में मिलके चलना है, और हमें जो एक सोच है हमारी, हमें उसको किस तरीके से कामयाब बनाना है। कांग्रेस पार्टी का जो मैंडेट है, पार्टी ने हम पे विश्वास किया और हमें मैंडेट दिया, मगर हमें ऐसा लगा कि जैसे पहले भी बात चल रही थी हाई कमांड की भी, कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस जो हैं ये हम साथ में मिलके जो है ये इलेक्शंस करवाएंगे। गुपकार का हिस्सा थे क्या? हम गुपकार का हिस्सा नहीं थे। हम गुपकार का हिस्सा, मैंने पहले भी बड़ी बार कहा, ये गुपकार का हिस्सा हम नहीं थे, और ना ही मैं गुपकार पे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी में बात करूंगा। वो एक अलायंस था या क्या। यहाँ पर आपने गुपकार बनाया? यहाँ पे गुपकार नहीं किया हमने। गुपकार उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर वो पार्टियाँ सारी मिलके यहाँ पे ईमानदारी के साथ जवाब, क्या ये डर था कि यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी? तभी कैंडिडेट, अगर ये उम्मीद होती कि आपका कैंडिडेट जीतेगा तो आप कैंडिडेट उतारते ना, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिला आपको इस काबिल की? मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ तो आपको बता रहा हूँ मैं साफ शब्दों में, कि मैंडेट तो मिला, पार्टी ने विश्वास जताया, फिर पार्टी ने कहा, हाईकमान से डिसीजन आया कि पार्टी ने ये कहा कि आप लोकल लीडरशिप जो है वहाँ की, वो आपस में बैठ के बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि किस तरह से वहाँ पे सिनेरियो बनता है, तो आप अगर वहाँ पे सीट निकाल सकते हैं, या किस तरीके से आप वहाँ पे आप इस समय हमारी जो लड़ाई है भाजपा के साथ है, तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए हमने जो है ये फैसला लिया और हमने एनसी का समर्थन किया। जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने ये पाया कि आप नहीं निकाल सकते हैं? हमें ये लग रहा था कि ये जो है सीधा सीधा जो है हम जीत भी सकते थे, मगर कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी के लिए रास्ता साफ करने वाली बात। अगर दोनों पार्टियों मिल गई उसके बावजूद भी 237 वोटों का ही अंतर है। वो मैं अब उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा कि क्या हुआ अंदर, क्योंकि मैं वहाँ पे काउंटिंग एजेंट था, जो भी वहाँ पे हुआ। कांग्रेस की हालत अगर देखें तो मात्र एक सीट 14 में से आप जीत पाए, हालांकि अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 14 में कैंडिडेट थे या 1-2 सीट में नहीं थे। देखते हैं कहीं इस समय बुरा दौर चल रहा है कांग्रेस में। ये हालात हैं, ये बदलते रहेंगे। पहले ये हालात नहीं रहे, आज ये हालात नहीं रहेंगे, आगे ये हालात नहीं रहेंगे, मगर हम हमेशा जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। जहाँ जहाँ ये जो पार्टी जो है लोगों पे अत्याचार करेगी कानून के ज़रिए से या किसी और तरीके से ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, तो हम लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। जिस तरह से महंगाई की मार आज लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो हम रास्ते पे उतरे हैं, हम सड़कों पे उतरे हैं और लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। किस तरह से जो है इस पार्टी ने महंगाई की मार को जो है इतना बढ़ा दिया है। आप देखिए कि कच्चे तेल के दाम क्या हैं और पेट्रोल डीजल के दाम किस तक इन्होंने बढ़ा दिए हैं। इतनी टैक्स की मार, ये सरकार इसलिए बनाई गई थी। सरकारें बनाई जाती हैं कि किस तरह से कि आप पॉलिसी प्रोग्राम बनाइए, टैक्सेस को रिड्यूस कीजिए और लोगों जनता के लिए काम कीजिए। आप मस्टर्ड ऑयल जो है उसकी कीमत देख लीजिए, आप टोल, मतलब हर तरह से महंगाई की इतनी मार पड़ रही है जनता को, आज एक आम आदमी का जीना बुरा हाल हो गया। राघव जी, ये तो साफ तौर पे महंगाई जो है काफ़ी तेज़ गति के साथ बढ़ रही है, ये आप पे इल्ज़ाम लग रहा है। और आम लोग जो हैं, मिडिल क्लास जो है, उनका जो बजट है वो इस समय कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। साफ तौर पे ईमानदारी से मानेंगे कि कहीं ना कहीं आप फेल साबित हुए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, आपके कंट्रोल में नहीं रही है, जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी वो नहीं बनी है, जीडीपी भी कम है, हर तरीके से विकास दर भी कम है, तो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं आप इसमें। देखिए, ये 2 साल से जो पूरी दुनिया में दौर चल रहा है, वो अर्थव्यवस्था का जो परिस्थितियाँ बनी हैं उससे कोई भी अनजान नहीं है। उसमें ये परिस्थितियाँ, कल आपने अशोक जी से भी कहा था कि ये परिस्थितियाँ जो हैं ये लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं। तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम तो पहले भी आप लगातार बढ़ा रहे थे, क्रूड ऑयल का रेट कम था, लेकिन आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। मेरी बात सुनिए अंशी जी, 60% टैक्स लगता है पेट्रोल पे और डीजल पे।
अगर 100 रुपये हो गया तो मान लेते हैं उसमें से 35% केंद्र रखेगा, 25% राज्य को दे दिया जाएगा। उस 35% में से भी 42% राज्य को दिया जाता है। अब बात ये आ रही है कि इस पूरे पेट्रोल, मेरा सवाल ये है कि क्रूड ऑयल का रेट अगर 2014 में पीक पर था, सबसे ज्यादा था, उसके बाद लगातार कम हुआ, आपने टैक्सेस बढ़ाए ना, तेल क्रूड ऑयल का रेट कम होने पे आपने तेल का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? कोशिश कीजिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो 25% स्टेट के पास जाता है उसमें से 35 में से भी 42 जो स्टेट को जाता है, अगर इस सारे का इसको छोड़ करके ये पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर आ जाए तो मात्र 28% टैक्स लगेगा। तो वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? आपकी सरकार करेंगे ना। आप सुनना नहीं चाहते हैं फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 28% जीएसटी होगा तो उसके लिए कोई भी स्टेट मानने को तैयार नहीं है। आप कहिए ना इनसे कि करने को तैयार हैं, आप करने को तैयार हैं। बार बार ये विषय भी आया, अगर आप नेशनल भाजपा शासित जो प्रदेश है उनमें क्यों नहीं करते? मेरी बात सुनिए, ये पूरे देश में जीएसटी लागू होगा ना, किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर सकते ना हम कि एक प्रदेश में जीएसटी लागू करेंगे। जीएसटी जो पूरे देश के लिए लागू होगा, तो इसलिए सभी राज्य सरकारों से बात करके अगर सिर्फ 28% जो है पेट्रोल पे जीएसटी लगता है तो सीधे 30 से 35% दाम जो है पेट्रोल के कम हो जाएंगे, और उस पर लगातार बात चल भी रही है। लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है जो प्रदेश की सरकारें क्यों नहीं मान रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो 1 साल का 2 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो प्रदेश की सरकारों को होता है, जिसके लिए अदर विकल्प जो है वो ढूंढने के लिए लगातार जो है केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। उसमें भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की भी बात रेट लगातार बढ़ाए जाएंगे। प्रीमियम जो पेट्रोल है उसकी कीमत 100 से पार रियासी में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये केंद्र और राज्य सरकारों को मिल करके ये विषय जो है ये लेने की बात है। केंद्रीय विद्यालय पर आएंगे। रियासी में 7 साल पहले वादा हुआ था, आपने भी कोशिशें हालांकि ज़रूर की थी लेकिन फेल हो गए। केंद्रीय विद्यालय अभी ज़मीनी सतह पर तो नहीं दिख रहा है, हालांकि एक लेटर हमने देखा था, क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, हालांकि अभी बंद है स्कूल, लेकिन इस साल भी होने की उम्मीद तो कम दिख रही है। आप मानते हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया था आप उसे कामयाब नहीं हो पाए उसे अंतिम छोर तक ले जाने में? देखिए अंशी जी, अगर ये बात करेंगे राजनीति की, तो जब मैंने ज्वाइन किया था गार्डन स्टेट में, तब आपने मेरे साथ इंटरव्यू लिया था और मैंने आपसे कुछ मुद्दों पे बात की थी, और मैंने तब भी आपसे कहा था कि सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि उस समय में कमल किशोर की शहादत हुई थी, और मैंने आपसे कहा था कि रियासी के अंदर बहुत भव्य जो है कमल किशोर का स्मारक हम लोग बनाएं, और वो बहुत योगराज मेंगी जी ने उसमें बहुत वो करके मेहनत करके सब लोगों को साथ लेकर के बहुत सरकार को बनाना चाहिए था, सरकार विफल हो गई, नहीं बनाया। फिर सरकार की बात नहीं है, ये सरकार की बात नहीं है, ये लोगों को लगा कि हम लोग बना सकते हैं तो उन्होंने बनाया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय की पिछले 2 सालों से उस पर कोई काम नहीं है, ये मैं इस बात को मानता हूँ। ये मानेंगे आप फेल हो गए उसमें? आप केंद्रीय विद्यालय नहीं, फेल और पास की डेफिनेशन अलग-अलग हो सकती है। मेरा सवाल ये है, पास करने की डेफिनेशन, जो बच्चे उस समय एडमिशन लेना चाहते थे, जिन्होंने ये सपने संजोए, जिनके परिजनों ने कि हम अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय जो खुलने वाला है उसमें पढ़ाएंगे, वो आज तो 12th पास कर चुके हैं कुछ बच्चे, या फिर ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप नहीं करवा पाए ना, आप ईमानदारी से मानिए और जल्दी कोशिश कीजिए। अगर लोगों को शिक्षा से दूर रखना होता तो 3 डिग्री कॉलेज का अनाउंसमेंट नहीं होता। अगर लोगों को, छात्रों को, बच्चों को शिक्षा से दूर रखना होता, वादा किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 7 हायर सेकेंडरीज को प्रमोट नहीं किया जाता। अभी वादे की जो आई है केंद्रीय विद्यालय की, मैं अगर ये डिटेल की सारी बात है, बहुत लंबी खिंच जाती है। डॉक्टर सागर जब यहाँ पर डीसी थे, उनकी वजह से ये सारा थोड़ा सा मुद्दा जो है वो डिले हुआ था, क्योंकि उन्होंने 3 जगह अलॉट करके, जो उसमें लेटर में 3 जगह लिख करके भेज दी थी, एक सूल में, एक अगारजितो में और एक रियासी के अंदर, जिसकी वजह से ये डिले हुआ कि भाई एक जगह उन्होंने कहा था कि आप 3 जगह क्यों, किसके कहने पर आपने वो कर लिया? लोग रीजन नहीं देखेंगे ना, लोग तो देखेंगे कि जमीनी सतह पर कब। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद आपको भी पता है, जब यहाँ पर डीसी इंदू कंवल चीफ जी थी, उनसे हम खुद भी मिले थे, हमने खुद बैठ करके, उस समय योगराज मेंगी जी भी मेरे साथ थे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, हमने बैठ करके वो जो है ये अगारजितो वाला और रिमाड़ी वाला लैंड लिख करके रिकमेंड करके आगे भेज दिया था। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसकी एंड पर इन 2 सालों में कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर पाए। अगर ये मेरे एंड पर गलती है, अगर राघव शर्मा के एंड पर गलती है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, कि हाँ वादा करें कब तक फंक्शनल हो जाएगा? देखिए, जैसे ही चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा अब रह नहीं गया। ये जल्दी जो है केंद्रीय विद्यालय रियासी को, आपने देखा भी अनाउंस हुआ है, ये कोई मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अनाउंस। एक सवाल और, पार्टी में आने के बाद जो राघव कृष्ण केसर की जो दार थी कहीं ना कहीं वो कम हो गई है, क्योंकि युवा देखते थे राघव कृष्ण केसर प्रदर्शन पे उतर आते थे, मुद्दे उठाते थे। पार्टी में आने के बाद आप चुप से हो गया है, ये अक्सर हमें युवा हम तक ये संदेश पहुंचाते हैं।
पार्टी में ऐसी कौन सी आपकी मजबूरियां हो गई कि आप किसी भी मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे? देखिए जी नहीं, पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार हर एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप भी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से बात करते हैं। कृष्ण केसर की मैं बात कर रहा हूँ, जो युवा नेता है और एबीवीपी के प्रदर्शन लगातार होते थे, उसमें आप शामिल रहते थे। उसके बाद पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रियासी मंडल का अध्यक्ष के, संगठन के अध्यक्ष के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है, जिसमें ये रियासी का मंडल, रियासी की कुछ पंचायतें उसमें आती हैं, जिसमें संगठन के कार्य को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी को संगठन के कार्य हम यही कह रहे हैं कि संगठन के कार्य तो आप कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे का हल करवाने में कुछ नहीं हुए मुद्दों की ही मैं बात कर रहा हूँ। लोगों तक जब हम जाते हैं तो लोग अपना मुद्दा भी हम लोगों को बताते हैं। अब ये बड़े जो सारे मुद्दे आप लोगों ने गिनाए, उस पर लगातार हमने बात की है, आपने कई बार इंटरव्यू भी किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी बात की है। तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बात हमारे अध्यक्ष जी ने कहनी है वो अध्यक्ष जी ने कहनी है, जो एक मंडल अध्यक्ष ने कहनी है वो मंडल अध्यक्ष ने कहनी है। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई गलत होगा तो उसके लिए तो हम सबसे पहले खड़े होने को तैयार हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं, सालों से मुद्दे हैं जी। मैं इनको जब हमने महंगाई के बारे में पूछा कि किस तरीके से महंगाई जो है ये बढ़ती जा रही है और लगातार आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एक कंट्रोल चीज़ों में रहे। इन्होंने कच्चे तेल का भी कोई मतलब डिफाइन नहीं किया कि क्यों ये बढ़ रही है महंगाई, तेल की किस तरीके से बढ़ रही है, और चीज़ों की महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। उसमें भी इन्होंने ये जवाब इनका सुनने को बड़ा इंटरेस्टिंग मिला कि कोरोना की वजह से जो है महंगाई बढ़ रही है। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि जब बंगाल में इलेक्शन या कहीं और राज्यों में जब इलेक्शन हो रही थी, जब लाखों की तादाद में वहाँ पे पब्लिक जो गैदरिंग जो हो रही थी, लाखों की तादाद में लोगों से मुलाकात ये कर रहे थे, उस वक्त कोरोना नहीं था? तब भी तो कोरोना था, तब भी ज़रूरत थी कि यहाँ पे बंद करने की। और मैं शुरुआत की बात करूँ, जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मोदी जी इस वक्त हमें ज़रूरत है हमें लॉकडाउन करने की, कुछ तरीकों को संभालने की, ताकि हमारा देश जो है इस कोरोना की महामारी से बच जाए, उन्होंने तब भी हमारा मजाक उड़ाया और ये कहा कि ये इस तरीके से जुमलेबाजी करते हैं। इस पर जवाब ले लेता हूँ, इस पर जवाब। राहुल गांधी जी समझ गए कि कुछ कोरोना का खतरा अभी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आपके मंत्री नहीं समझ पाए। क्या इलेक्शन जीतना इतना ज़रूरी था कि देश को इस संकट में डाल दिया जाए? देखिए अंशी जी, राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया है, उससे पहले भी अगर वो बंगाल गए होंगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने पहले ही कहा कि वो एक बहुत बड़े ईमानदारी से आप ये मानेंगे कि ये गलती हुई है समझने में, सरकार की नाकामी। गलती होना या फेल हो गए, पास हो गए, ये मुद्दा नहीं है। उस समय पर अगर वहाँ पर एलो किया गया था प्रशासन के द्वारा, और ये आपको पता है कोरोना को डील करने की सारी ताकतें प्रदेश के सरकार के हाथ में रहती हैं। सरकार अगर ये अनाउंस कर देता कि कुछ खतरा बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें रोकी जा सकती। जब ये बात आई थी, जब ये पूरा ऑर्डर आया था कि आप 500 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा देर हो गई सर, तो लेकिन उसके बाद बंद किया था ना, देर हो गई सर। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ। जब फर्स्ट वेव आई थी, जब इन्होंने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया था, उस वक्त क्या जरूरत थी वहाँ पे करने की? इन्होंने वहाँ पे महाराष्ट्र में इलेक्शन तब चल रही थी, मध्य प्रदेश में शायद इलेक्शन चल रही थी, उसको इन्होंने चलने दिया। मतलब किस तरह की इनका बैंड ऑफ माइंड है, किस तरीके की सोच है, किस तरीके से ये बहाने बनाते हैं। अगर हम कोई बात करते हैं तो उसके पीछे ये बहाने ढूंढते हैं। अब अगली बात हम करते हैं, इसका भी जवाब नहीं दे पाए। मैं अगली बात करना चाहूँगा, इनसे पूछा जाए कि किस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इसलिए सरकारें बनाई गई थी क्योंकि मुल्क को जो है ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाए, इसलिए सरकारें बनाई गई? मैं कुछ आपको एग्जाम्पलें कोट करना चाहूँगा। डीमोनेटाइजेशन क्यों की गई? डीमोनेटाइजेशन के एक भी फायदे गिना दो हिंदुस्तान में अगर हुए हों। डीमोनेटाइजेशन में ब्लैक मनी कितनी आई, क्या फ़ायदा हुआ हमारे मुल्क को? किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था उस समय ही बिगड़ गई जिस वक्त इन्होंने डीमोनेटाइजेशन हिंदुस्तान में की। इन्होंने मैं एक दो बातें और बताना चाहूँगा, किस तरीके से ये एक बड़े तरीके से इस मुल्क को लूट रहे हैं। आज जो है ये कहते हैं, ये माइनिंग के इशू को लेके बड़े खुश हो गए कि माइनिंग में ये होगा वो होगा, हमें सस्ता रेत मिलेगी। अब देख लिया हमने कि रेत किस भाव से मिल रही है। हमने ये देख लिया कि जियो जो है स्टार्टिंग में हर एक व्यक्ति को पहले लालच दिया कि ये मुफ्त में आपको सिम मिलेगी, मुफ्त में फ़ोन मिल गया। देख लिया आपने किस तरह से ये मुफ्त के जियो सिम चला रहे हैं। ये आप भी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, शायद राघव भी जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे होंगे। सबने देख लिया कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का जो किस तरीके से मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, किस तरीके से हमारे जेबों में डाके डाले जा रहे हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये जो इन्होंने वो सिलेंडर और जो दिए ना चूल्हे वगैरह,
सिलेंडर और चूल्हे इन्होंने कहा कि ये मुफ्त दे रहे हैं इनको, मगर मैं बताना चाहूँगा उसके अंदर जो फॉर्म था वहाँ पे एक अंडरटेकिंग ली गई थी। उस अंडरटेकिंग में लिखा गया था जब तक इस चूल्हे का और गैस सिलेंडर का जो है पूरा दाम आप नहीं देंगे आप सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। मोर ओवर, और जो ये सिलेंडर की एक्चुअल कीमत है, मैं बोलना चाहूँगा इसकी इतनी अब मोर देन डबल जो है इस सरकार ने सिलेंडर की कीमत कर दी है। किस तरीके से ये जो है मतलब एक जो बिजनेसमैन होता है ऑफर करता है कि भाई ये चीज़ ले लो, इससे ये मुफ्त मिलेगी, हमारी आम जनता, हमारे शरीफ जनता को किस तरीके से इन्होंने गुमराह करके एक गुलाम बना दिया। जी, काफ़ी आरोप इन्होंने लगाए हैं, आप उस पर जवाब दीजिएगा और उसके बाद फिर हम कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे और फिर इस डिबेट को खत्म करेंगे। देखिए अंजी जी, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी कही हैं। मैं कि जियो की सिम जो है शुरू हुई थी और उसके बाद आपको अगर याद होगा जियो की सिम शुरू होने से पहले बाकी जो सर्विसेज थी उनके रेट क्या हुआ करते थे। मुझे याद है कि 149 रुपये का रिचार्ज मैंने एक टाइम पे मुझे याद है जब करवाया था तो एक महीने में 2 GB डाटा मिलता था, शायद 1 GB डेटा मिलता था। उसके बाद डेटा कितना सस्ता हुआ, उसके बाद आपने देखा बाकी कंपनियों के साथ कंपटीशन हुआ। ये बात की बात है कि इसमें BSNL ख़त्म नहीं हो गया, BSNL आज भी काम कर रहा है। और अगर आप देखेंगे वादे हुए थे BSNL को फायदे में लाने के सर, वो भी देखने वो अभी भी घाटे में दिख रहा है। देखिए रियासी के अंदर आप देखेंगे तो फाइबर अगर मैक्सिमम किसी का लगा BSNL का लगा, लेकिन शिकायतें आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ BSNL ही देश के अंदर चलेगा, बाकियों को हम बंद कर दें। लेकिन सुधार नहीं हुआ, जो दावे हुए थे जैसा पहले दिक्कतें आती थी, कंप्लेंट्स थी BSNL की, वो आज भी हैं सर। नहीं, देखिए उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक जगह पर कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटि होती है उसको सुधार करने की गुंजाइश वहाँ रहती है। चलिए कुछ और आरोप इन्होंने मैं बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए हैं। अब मैं बहुत आरोपों पर इतनी लंबी चौड़ी बहस अगर हम करेंगे, ठीक है, विपक्ष का एक काम है, आप आरोप लगाएं, आप आरोप लगाएंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा सुधार करने का प्रयास करेंगे। मैं कभी भी आलोचना को जो है नीचे नहीं देखता हूँ, मैं आलोचना को सर के ऊपर देखता हूँ। बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गुनाए होंगे, बहुत से मुझे अच्छे लगे हैं कि कई विषयों पर अगर बात की जा सकती है तो मैं उन पर पार्टी में भी बात करूँगा। अच्छी बात है, लोकतंत्र का यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोई अगर किसी चीज़ को बुरी लग रही है तो वो कह सकता है। ये एक अच्छी बात निकल कर सामने आई है। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे क्योंकि सत्ता इनकी है तो सवाल इनसे पहले किया जाएगा। टूरिस्ट प्लेसेस दो दावे हुए थे, वो कहीं ना कहीं नहीं ज़मीनी सतह पर सच होते नहीं दिख रहे हैं। महादेव मंदिर में श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं और कई इलाके हैं, डंगा टाप है और रियासी के जो धार्मिक स्थल है या फिर और जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं दिखती है। टूरिज़्म के नक्शे में रियासी ज़िले को नहीं लाया जाता है। माता वैष्णो देवी में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं लेकिन उनको पूरे ज़िले तक नहीं पहुँचाने का कोई रोड मैप आपके पास नहीं है और ना ही इस पर कुछ होता हुआ हमें दिखा है। अंची जी, सबसे बड़ी समस्या जो टूरिज़्म में रियासी डिस्ट्रिक्ट को झेलनी पड़ी है वो रोड कनेक्टिविटी की वजह से झेलनी पड़ी है। आप देखेंगे कि जितने भी आपने रास्ते रोड बनाना किनका काम था सर? आप अपोजिशन में नहीं, आप सत्ता में हैं तो देखिए रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रोड लगातार बन रहे हैं। फिर अगर मैं गिनाना चाहूँगा तो ये श्राइन बोर्ड, अगर आप टूरिस्ट क्यों नहीं आया फिर? ये मेरी बात सुनिए, रंसू जाने की अगर आप बात करें, रंसू जाने के लिए किस तरीके का रोड था, अभी 18 करोड़ रुपया कंडा से लेकर के रंसू श्राइन बोर्ड के लिए उसमें लगातार काम चल रहा है। आप ऊपर बमाग की बात करेंगे अगर तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ये ग्राम मोड़ से लेकर के टोट के रास्ते में शुरू के 8 किलोमीटर कितना रिस्की रोड है। अगर आप वहाँ गए होंगे, वहाँ पर आप देवीगढ़ के सरपंच, टोट के सरपंच पवन जी से किसी से भी बात करके देखिए, इतना रिस्की रोड था। अब वहां पर जाकर के 8 किलोमीटर शुरू का जहां पर बहुत रिस्की था, वहां पर जो है बात करेंगे ये टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक स्थान है, वहां पर श्रद्धालु या फिर जो भी लोग आ रही है कि रोड कनेक्टिविटी की बात आ रही है तो रोड कनेक्टिविटी आप देखेंगे पिछले कई दशकों से रियासी और उधमपुर जो बिल्कुल लगता है बमाग, उसके बीच में रोड कनेक्टिविटी ये पिछले सालों में हुई है। कोठरी से लेकर के टोट का 2 किलोमीटर का रोड, 2 करोड़ की बात हो गई। टूरिस्ट स्पॉट के लिए आप क्या आप युवा नेता होने के नाते रियासी जिले के ये जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है टूरिस्ट स्पॉट में रियासी जिले को लाना, ये मुद्दा उठाएंगे आप? बहुत ज़रूरी ये मुद्दा है और मैं हमारी जो मासिक बैठक भी कार्यालय में होती है उसमें हमारे DDC चेयरमैन जी से भी बात होती है, जिला अध्यक्ष जी से भी बात होती है। कुछ मुद्दे बहुत गंभीर रूप से जो हैं वो उसमें चर्चा किए जा रहे हैं। टूरिज़्म का जो बात आई है, जो बहुत सालों से रियासी जो है इससे दूर रहा है। टूरिज़्म का जो लाभ रियासी को होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। आपकी सरकार के साथ सरकार रही, हमारी सरकार रही, हम उसको उस तरीके से केंद्र के जरिए यहाँ का मैं मान रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला है कि श्राइन बोर्ड में श्रद्धालु जाए। आप देखिए पूरे देश भर से कटरा के लिए अगर श्रद्धालु आता है तो उसको श्राइन बोर्ड तक पहुंचाने के लिए उसको रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए क्योंकि वो थका हारा कटरा के अंदर आता है।
तो इसलिए ये रोड कनेक्टिविटीज़ इसीलिए चालू की गई हैं बहुत अच्छे से। उसकी डबल लेन रोड जो है श्राइन बोर्ड के लिए आप देखेंगे वो शुरू हो चुका है। इस तरीके से हम सब लोगों के साथ ले करके मिल करके चनका देखेंगे आप, बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट उभर करके आ रहा है। उसके बारे में भी शराब सिंह जी से लगातार इसमें बात भी होती है, जिलाध्यक्ष जी ने चर्चा भी की है कि रियासी को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब जो अभी तक नहीं बना पाए हैं हम, हमारी सरकार भी रही थी, हम उस उपलब्धि को नहीं गिना पाए। अगर हमारी गलती है तो मैं उसको मानता हूँ, लेकिन आने वाले समय में रियासी को टूरिस्ट स्पॉट के नाते बहुत अच्छे से डेवलप करने का प्रयास किया जाए। रियासी ज़िले को टूरिस्ट हब अगर बनाने की कोशिश होगी तो अपोजिशन भी क्या साथ देगी, और अभी तक अगर नहीं बना पाए हैं हम तो इसमें जो सत्ता में है उनका कसूर तो है, अपोजिशन का भी कसूर माना जाएगा, क्योंकि कई सालों तक मैं इसमें आपको अंकित साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, और जुगल किशोर शर्मा जी की अध्यक्षता में रियासी को टूरिज़्म डेवलपमेंट पे जितना बढ़ावा मिला शायद उससे पहले कहीं भी नहीं मिला था। आप रिकॉर्ड रोड मैप कोई नहीं बना कि अगर श्रद्धालु वहां तक आ रहे हैं, शिवकोड़ी जा रहे हैं, उसे जिले के दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं या फिर टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां तक ला जाए, कोई रोड मैप नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं टूरिज्म, ये हर एक चीज़ टूरिज्म में आएगी, ठीक है। और आप उससे बात करें कि रियासी प्रॉपर हमारा एक जो था यहाँ पे जनाना जो पार्क था, आप शायद जुगल किशोर शर्मा जी के टाइम से पहले का जो वहाँ की हालत थी अगर वो देखते तो शायद आपको वहाँ पे आगे खड्डे वहाँ पे नज़र आते थे। बड़ी खुशी होती है कि आज वहाँ पे जब हमारा पूरा शहर वहाँ पे बैठता है, हम सभी लोग वहाँ पे बैठते हैं, कितनी खुशी मिलती है। आप यहाँ पे देख लीजिए अपना सियाड़ बाबा जो है यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जुगल किशोर शर्मा जी के इसको टूरिज्म प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेवलप ये जगह हुई, बदकिस्मती से वहाँ पे जो थोड़ा सा डैमेज वगैरह हो गया। और कई ऐसे जो है, पर्टिकुलरली मैं पूरी स्टेट की बात नहीं करूँगा, हम रियासी की बात करेंगे कि रियासी को किस तरीके से कांग्रेस के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया टूरिज्म सेक्टर में। इसके साथ साथ मैं एक बात और इनसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी की करनी और कतनी में बिल्कुल फ़र्क है। ये बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनको इसका बेड़ा गर्क करने की इन्होंने कोशिश की गई। मैं बताना चाहूँगा आरबीआई के अंदर एक ऐसा एक फंड होते हैं जिसको कि बिना परमिशन के, बिना किसी ये बताए हुए कि ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, वो कभी भी जो है ये नहीं वहाँ से पैसा निकाला जा सकता। मगर बीजेपी सरकार ने वहाँ पे दबाव डाला आरबीआई को कि ये पैसा जो है जल्द से जल्द ये रिलीज़ किया जाए। वहाँ उस टाइम का जो वहाँ पे गवर्नर था उसने उस चीज़ को अपोज किया कि ये जनाब ये पैसा हम नहीं दे सकते, मगर दबाव डाला गया और वो पैसा वहाँ से निकाला गया, और वो पैसा अनअकाउंटेड पैसा जो है आज दिन तक किसी को पता नहीं चला। उसके बाद ये होने के बाद उदित शाह गवर्नर जो था उसने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। इसके साथ साथ सीबीआई के जो कुछ बड़े जो आला अधिकारी थे उन्होंने ऐसा वहाँ महसूस किया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कुछ ऐसे काम करने के लिए, उन्होंने रिज़ाइन किया। और सबसे बड़ी बात, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है इस समय जो देश का, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का जो है ये बताया गया, वो ऐसा देखा था हमने भी। लेकिन अब मैं बात करूंगा ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आने वाले समय में एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप उठाने जा रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि सबसे पहली बात एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है ये एक हमारे जो हिंदुस्तान की एक बहुत अहम चीज़ है। अगर ये सलामत रहेगी तो आप भी सुरक्षित, आप भी आज़ाद, मैं भी सुरक्षित। आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से, जी थोड़ा सेफ रहिएगा, जिस तरह से ये रातों रात कानून चेंज कर लेते हैं, जिस तरीके से ये जो है संशोधन ला लेते हैं, ले आते हैं, ये बिलीव डेमोक्रेसी में तो ये बिलीव ही नहीं करते, ये चाहते हैं डिक्टेटरशिप। आप देखिए कि जितने भी इन्होंने ये दे बिलीव इन पासिंग द ऑर्डिनेंसेस, ये ऑर्डिनेंस पास करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और अपना ये एक्ट पास करने में विश्वास नहीं करते। क्योंकि जब भी कोई एक्ट पास होता है उसके अंदर पार्लियामेंट जो है, जिस तरीके से एक हिंदू जो है मंदिर में जाता है, मुसलमान जो है मस्जिद में जाता है, अपने अपने धर्म के मुताबिक, हम हिंदुस्तानियों का जो है वो एक मंदिर जो है वो पार्लियामेंट है।
पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोगों के फैसले होते हैं और पार्लियामेंट में कानून बनने चाहिए। मैं एक और चीज़ में चलिए मेरा सवाल ये था, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जो आप उठाना चाहोगे भविष्य में, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ताकि जनता की जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां, वो कम हो सके? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो आज की डेट में जो चीज़ है, ये महंगाई से किस तरह से लोगों के जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसको कम से कम घटाने की कोशिश करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इतनी बढ़ चुकी है देश के अंदर। मैं रेसी की बात करूंगा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी, रेलवेज कंपनी इतनी ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के जो लीडर जो हैं, मैं शर्म आती है बोलने में, कि वो आज दिन तक चुप हैं। आज दिन तक हमारे लोकल बच्चों को जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाई जा रही है। हम टूरिज्म की बात करेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, GDP ग्रोथ की बात करेंगे, बेहतर से बेहतर स्कीम ताकि हेल्थ केयर को अपने इंप्रूव करने की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने की बात करेंगे, और हर एक ऐसे मुद्दे पे जिससे हमारे देश के हर एक नागरिक को फ़ायदा हो, हम हर एक इश्यूज़ के ऊपर आगे आएंगे। जी। चलिए, कुछ सवाल इन्होंने जो खड़े किए हैं उस पर जवाब आप दीजिए, और उसके साथ ही ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जल्द से जल्द अब हल करने की कोशिश करेंगे बतौर सत्ता में रहते हुए? देखिए, इन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी और बाकी लोकतंत्र की बात की। मैं याद दिलाना चाहूँगा, मेरे ख्याल से इसी 27 या 28 तारीख को, 27 या 28 जून को भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लागू करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने, ये काम जो है वो कांग्रेस ने किया था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने के बाद और फिर आप ये कहें अगर कि भाई ये सब लोकतंत्र को हम बहाल करने की बात करते हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। अगर ये ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं, हम मिलजुल कर भी ये सारी बातें जो हैं ये कर सकते हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय का रियासी की अगर हम बात करें, तो रियासी के अंदर टूरिज़्म सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय पर। ये कम से कम आपने माना है कि टूरिज्म यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है अगर इस मसले पर गंभीरता से विचार किया जाए और नए रास्ते ढूंढे जाए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत साल पहले से, हम जब जम्मू भी मैं पढ़ता था, तो उस समय पर भी जब पिकनिक की कहीं बात होती थी तो वहाँ लोग बात करते थे कि सूला पार्क जाएंगे। ये मैंने खुद से सुना है, ये 10 साल पहले मेरे साथ घटी हुई घटना है। तो रियासी के अंदर टूरिज़्म को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है। उसको किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, अभी चुने हुए नुमाइंदे भी जो हैं वो अभी यहाँ पर हैं, उन सबसे बात भी चल रही है। वो लोग खुद ये चाहते हैं कि उनके रहते बहुत अच्छा रियासी के अंदर कोई टूरिज़्म स्पॉट के नाते रियासी जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्पॉट हो कि कहीं जाना है तो रियासी घूम करके आते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पर आएँ। उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही एक बहुत बड़ी जो आपको खबर भी जो है ये टूरिज़्म के नाते जो है हमारे DDC जी। देखिए, उसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि केंद्रीय विद्यालय को तो बहुत डिटेल के साथ हमारी पिछली बैठक में भी ये चर्चा हुई थी कि जो मुद्दे ये कोरोना से पहले छूट गए थे, उन मुद्दों में केंद्रीय विद्यालय एक बहुत बड़ा मुद्दा था। केंद्रीय विद्यालय को जल्दी ही, केंद्रीय विद्यालय को जिन कारणों से वो रुका हुआ है उनको फॉलोअप लेने का काम वो जल्दी ही जो है वो शुरू कर दिया जाए। जी चलिए, क्योंकि ये अपोजिशन में है तो ये ना कहें कि इन्हें कम मौका मिला, तो अंत जल्दी से हम चाहेंगे कि आप इस डिबेट को। मैं यही कहूँगा अभी कि आज की जो हमने डिबेट की, इसमें मेरे को लगा कि शायद ऐसे इश्यूज हमारे बड़े रह गए जिसको कि मैं चाहता था कि अपने जो विपक्ष पार्टी के जो किसी और दिन आप समय निकालिएगा, एक और डिबेट करेंगे जी। मगर आज भी जो हमारे जो हमने जो मुद्दे जो उनके सामने उठाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फेल हो गए उन चीज़ों को जवाब देने के लिए जनता को, क्योंकि जनता के लिए हम यहाँ पे आए थे कि जनता जो है, जनता के इश्यूज थे, हम उनके चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ हम साथ में मिलके इस चीज़ को चाहते हैं सुधारें, हम सभी मिलके जो है इन चीज़ों पर बात कर रहे थे। मगर कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के जो यहाँ पे नुमाइंदे वो कहीं ना कहीं फेल हो गए कि अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करने में और अपनी पार्टी के जो उनके बैड जो उनके स्टेप्स जो हैं, गलत जो स्टेप्स जो हैं उन्होंने जो लिए हैं उनको बताने के लिए वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ फेल हुए। इसके साथ ही साथ अंची जी, मैं आपके चैनल से मैं जितने भी जो आज जो लोग सुन रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, हो सकता है कि हम भी गलत हों, हो सकता है ये भी गलत हो सकता है हम भी सही, हमारे में भी कुछ लोग गलत हैं, जहाँ हम में भी गलत है, यहाँ पे भी गलत और यहाँ पे भी सही है। मगर सवाल यहाँ पे ये है, गलत को भी हमने ही निकालना है बाहर और अच्छे को भी हमने आगे लाना है।
पर्पस ये है कि हम एक अच्छा हिंदुस्तान बना सकें, एक बेहतर हिंदुस्तान बना सकें, एक डेवलप्ड जो है नेशन बना सकें, ताकि हम अब हमारा कंपटीशन जो है किसी भाजपा या किसी और के साथ नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है ये वर्ल्ड के साथ है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान का जो नाम है वर्ल्ड में जो रोशन हो। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हम छोटे छोटे इश्यूज को लेके हम अपने हिंदुस्तान का नाम खराब करें। हम सभी मिलके एक ऐसा भारत बनाएं, ऐसा एक हिंदुस्तान बनाएं जिसका कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा नाम हो, जिससे कि हर एक जो है फॉरेन पॉलिसी साइन करने के लिए कहे, हर एक एग्रीमेंट करने के लिए आगे से ऑफर आए। साथ देंगे विकास में के जो कार्य होंगे, अड़ंगा तो नहीं अड़ाएंगे हम हमेशा, क्योंकि हमारी सोच ही यही है कि हम चाहते हैं कि विकास सबसे पहले होना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा विपक्ष को जल्दी से। मैं इसलिए कह रहा हूँ, डीडीसी में आपने देखा है, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण इन्होंने कहा है कि देश के लिए काम होने चाहिए और देश का नाम होना चाहिए, उसके लिए सारा प्रयास के इस जज्बे को सलाम करता हूं, मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं और मैं चाहता हूं कि जज्बा इनका बना रहे। और आप देख रहे हैं कि डीडीसी काउंसिल में भी जिस तरीके से सभी लोग मिल बैठ करके, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, एनसी के भी लोग हैं, अपनी पार्टी के भी लोग हैं, मिलजुल करके आपने देखा होगा जो भी रेजोल्यूशन आ रहा है सब लोग उस पर साइन कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं है। तो बहुत बड़े लोकतांत्रिक तरीके से रियासी की राजनीति आगे बढ़ रही है और बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा संदेश लगातार आपके माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुँचता रहेगा। और आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद मैं करूँगा कि आपने हम लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने का। जनता तय करती आई है, करती रहेगी कि किसको क्या वो पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें जनता को छोड़ देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया समय निकालने के लिए, धन्यवाद। अजय जी आपका भी मैं फिर से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। इसी तरह से जब भी हमें मौका मिलेगा हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार की गलत पॉलिसीज़ को जनता के सामने लाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि जो सत्ता की एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो बना रहे, हमारा हिंदुस्तान चमकता रहे। जय हिंद, जय भारत। जी शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के मंडल प्रधान राघव कृष्ण केसर जी और कांग्रेस के युवा प्रेसिडेंट रियासी जिले के अजय सलालिया जी। अच्छे नोट पर ये जो डिबेट है वो ख़त्म हुई है। इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो जो अच्छे कार्य होंगे उसमें सहयोग भी करेगा। और जो राघव कृष्ण केसर जी हैं उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या विकास के कार्यों में विपक्ष की भी राय ली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो सही बात विपक्ष करेगा उनकी राय भी ली जाएगी। और इसके साथ ही अजय सलालिया जी ने ये भी कहा है कि हम लगातार ऐसे वो तमाम मुद्दे विपक्ष एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उठाते रहेंगे जिनसे जनता को दुश्वारियाँ परेशानियाँ पेश आ रही हैं। तो अगली डिबेट में कुछ नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।